नमस्कार आप सभी को। तो हमारे साथ हैं पद्मश्री डॉक्टर एस.सी. वर्मा सर। अब सर के बारे में तो हम सब हमेशा जो जिसने भी फिजिक्स पढ़ी है अपनी लाइफ में, कभी फिजिक्स से कनेक्टेड रहा है, तो सर के बारे में वो सब जानते ही होंगे। बट फिर भी जो थोड़ा बहुत भी कम जानते हैं या जिनको नॉलेज नहीं है, मैं चाहूँगा कि सर थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दें इस बारे में। मेरा तो बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन है। मैं फिजिक्स का विद्यार्थी रहा हूँ, अभी भी हूँ, फिजिक्स पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ बस। देखिए ये एक बड़प्पन है कि जिनसे हमने फिजिक्स पढ़ी। मैं पर्सनली अपना एग्जांपल बताऊं तो मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी सर की किताब से मैकेनिक्स पढ़ के ही करी है। मुझे इतना इंटरेस्ट आ गया था मैकेनिक्स पढ़ते पढ़ते कि मुझे लगा कि नहीं, जाना मैकेनिकल में ही है। तो एनीवेज, तो आज का जो टॉपिक है उसके बारे में चर्चा शुरू करते हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। सर, इस श्लोक से या इस चौपाई से आपके जीवन में कुछ ऐसा कनेक्शन रहा हो या आपने कभी इससे कुछ कनेक्ट किया हो, आप इसके संदर्भ में कुछ कहना चाहेंगे? ये तो संस्कारों में सामान्यतः भारतवर्ष में सभी जगह पर है। ये जब हम कुछ कह देते हैं तो हमारी एक बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि हमने कह दिया है, हमने कमिट कर दिया है, तो हम उसमें फेल नहीं। सामान्यतः ये हमारे संस्कारों में सभी के साथ होता है, मेरे साथ भी है। अगर मैंने बता दिया कि 6 बजे मैं यहाँ पहुँचूँगा, या ये मैं कहानी लिख दूँगा, या ये मैं किताब कर दूँगा, इसका लेक्चर यहाँ दे दूँगा, तो जब भी कुछ कमिटमेंट किया तो उसको तो पूरी शिद्दत के साथ हमेशा पूरा करने की कोशिश तो करते ही रहते हैं। तो वही चीज़ है कि जो प्राण जाए पर वचन नहीं है, जो कह दिया सो कह दिया। अच्छा, मतलब जो कह दिया आपने हमेशा किया ही है उसको, तो कोशिश की है, नहीं अलग बात नहीं, लेकिन कोशिश तो जरूर एजेंडा पर हमेशा रहा कि जब मैंने कह दिया है तो खत्म नहीं होनी चाहिए, वो बात तो पूरी होके ही रहेगी। जिद तो पकड़ते हैं जी, होता भी है, जब करेंगे तो होता ही। नहीं सर, आपकी अच्छा इसी से एक बात याद आ गई। ये क्वेश्चनर का पार्ट नहीं है, बट मुझे पर्सनली एक क्यूरियोसिटी रही है। आपने जो अपनी बुक लिखी है कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स, तो उसके लिए भी आपने कुछ दिमाग में ठाना था कि मुझे किताब लिखनी है, या आप ऐसे इंटरेस्ट के बहाने क्वेश्चन, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चंस हैं मैंने पर्सनली उससे सॉल्व किया है काफी हद तक, तो वो जो उस पे डिस्कशन वाला पार्ट रहता है क्वेश्चंस का जी, उनको देख के और उसको जब पढ़ते हैं तो लगता है कि काफी गहन अध्ययन से आपने उसको लिखा होगा। तो आपने क्या ऐसे ही ठान लिया था अपने आप से कि लिखनी है एक ऐसी किताब जिसमें ब्रीफ बहुत डिटेल में डिस्कशन होगा हर चीज का? ऐसा था कि वो पटना साइंस कॉलेज में मैं पढ़ाता था, लेक्चरर था वहाँ पे जी सर, और +2 के क्लासेस भी मिलते थे बीएससी और एमएससी के साथ में। तो उस समय में ये अनुभव आया कि अपने पास कोई भारतवर्ष में अच्छी टेक्स्ट बुक नहीं है फिजिक्स की, जो कि लोगों में फिजिक्स के प्रति अपनापन विकसित कर सके, फिजिक्स के जो सिद्धांत हैं उनको ठीक प्रकार से वो वहाँ से समझ सकें और उसका एप्लीकेशन कर सकें, जहाँ ज़रूरत है वहाँ का इस्तेमाल कर सकें, अपनी ज़िंदगी के साथ फिजिक्स को कनेक्ट कर सकें। ऐसे टेक्स्ट बुक है नहीं, मिली नहीं मुझे। तो 4-5 साल पढ़ाने के बाद ये अनुभव आया कि नहीं, बिना टेक्स्ट बुक के तो पढ़ाई होती नहीं जी। क्लास में शिक्षक कितनी भी अच्छी तरीके से पढ़ाएं, घर पे जाके तो पढ़ना ज़रूरी होता है। केवल क्लासरूम की पढ़ाई हो तो काम चलना नहीं। और टेक्स्ट बुक अगर अपने पास नहीं है ढंग की, तो फिर तो कुछ उपाय नहीं है। क्रैम्प करो और इम्तहान में लिखो के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो उससे एम्पावरमेंट नहीं होता है, पढ़ने से एम्पावरमेंट होना चाहिए ना, अपनी शक्तियाँ बढ़नी चाहिए। तो उस समय में ये तय किया था कि जब नहीं है तो फिर हम करें। अभी तक किसी ने नहीं करा तो इसका क्या मतलब है, कभी नहीं होगा। कोई तो करना है, किसी को तो करना चाहिए। तो ऐसे करके वो इसको आप कहते ठान लिया। हाँ, ठान लिया, लेकिन ऐसा नहीं कि बस लिखनी है किताब, हमने मन बना लिया कि हमें किताब लिखनी है, ऐसा नहीं है। कुछ ज़रूरत थी, देश की ज़रूरत, और वो देश की ज़रूरत मुझे महसूस हुई 4-5 साल वहाँ पे पढ़ाने के बाद कि ऐसा होना चाहिए, इसलिए उसके पीछे लगे। और जब कुछ नई चीज़ क्रिएट करना है और एक इस उद्देश्य से क्रिएट करना है कि वो हमारे भारत के विद्यार्थियों को साइंस के साथ में जोड़े, उसको साइंस की इतनी शक्तियाँ मिले कि उसका वो इस्तेमाल कर सके अपनी ज़िंदगी में और भारत के हित के अंदर में,
तो फिर उसकी क्वालिटी तो मेरा कर्तव्य बन गया। अब तो देशभक्ति की बात आ गई जो करना ही करना है, तो इसलिए उसकी बेस्ट क्वालिटी जितनी मैं दे सकता था उतनी देने की कोशिश की। 8 साल का वक्त लगाया ये किताब के लिखने के अंदर में। प्रत्येक सवाल जो अपने वहाँ पर है कॉन्सेप्ट में, तो उसका एक पर्पस है। हर एक सवाल का कोई ना कोई पर्पस ऐसे नहीं रखा हुआ है। या तो किसी जो उसकी टर्मिनोलॉजी है उसके साथ फेमिलियरिटी बढ़ाना है, यहाँ से भी शुरू हो सकता है। और या तो हर सवाल किसी न किसी मिसकॉन्सेप्शन को ध्यान में रख करके टेक्स्ट बुक पढ़ने के बाद भी शायद यहाँ पर ये एप्लीकेशन करते समय में गलती बच्चे कर सकते हैं। जी। तो वो गलती न करें, उसको प्रीएम्प्ट कर दें उस पॉसिबिलिटी को। तो एक ऐसा सवाल क्रिएट किया कि हाँ ये सवाल बनाएंगे और वो गलत बनाएंगे। जी। और जब वो गलत बनाएंगे तो उसके बाद उसको जब इन्वेस्टिगेट करेंगे, वक्त लगाएंगे, उसके साथ स्ट्रगल करेंगे, फिर से सोचेंगे, तब उनको वो मीन्स कॉन्सेप्ट हिट होगा जाकर के अच्छा ये घपला था। जी। और वो एक बार वो घपला हट गया। जी। और आसानी से नहीं हट गया, हम घपला वैसे भी हटा सकते थे, कह देते कि देखो ऐसा नहीं करना। जी। लेकिन वो फिर करता वैसा ही, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा वाला मामला हो जाता। जी। लेकिन खुद से जब उसको अपने से सवाल नहीं बना, दोबारा सोचना पड़ा, उतना स्ट्रेस हुआ, उतना समय गया उसको सिंकिन होने में, तो फिर वो पक्का होता है। इसी तरीके से हर एक सवाल को एक सवाल को ढूंढ करके और कौन से मिसकॉन्सेप्ट कहाँ पर हो सकते हैं, पॉसिबल प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती हैं स्टूडेंट्स को, तो उनको ठीक करना, उसके लिए उस क्रिएट करना सवाल। मोस्ट ऑफ द सवाल जो उसमें क्रिएट किए गए। जी। मेरे पास रश्मि खालिदे की किताब थी और मैं उसका बहुत बड़ा एडमायरर हमेशा रहा हूँ, आज भी। जी। भारत के लिए वो उपयुक्त नहीं है क्योंकि भारतीय संस्कृति और भारतीय जीवन पद्धति उनको पता नहीं क्यों होनी चाहिए। मुझे उनकी जीवन पद्धति का पता नहीं है, उनको हमारी जीवन पद्धति का, और जीवन के साथ जुड़े नहीं तो फिर विज्ञान का मतलब नहीं है। जी। तो इसलिए वो हमारे लिए उपयुक्त नहीं है। लेकिन किताब तो इतनी प्यारी है कि उसका कोई जवाब नहीं है। तो वो किताब मेरे टेबल पर रहती थी और एक आध और किताब होती थी। उस जमाने के अंदर में इतने सारे रिसोर्सेज इंटरनेट पे तो थे नहीं कि हम कहीं से और कुछ देखते, पढ़ते, समझते। मैं वही 2-3 किताबें थी और अपना अनुभव था। और भारत को मैं पहचानता हूँ, ये मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जी, कि भारत को मैं पहचानता हूँ। मुझे पता है, मैंने छोटे शहर में रहा हूँ, मैं हाट पे जा कर के और वहाँ से सब्जी और खरीदना, छोटी छोटी गलियों के अंदर में घूमना, स्पोर्ट्स ग्राउंड के अंदर में दौड़ भाग वाले खेल खेलना बिना सब किसी उसके इंस्ट्रूमेंट के। वो मेला टेला है, होली है, दिवाली है, वो भारत को मैं पहचानता हूँ। ये बड़ी स्ट्रेंथ थी मेरी कि मैं भारत के विद्यार्थियों को ये एहसास दिला सकूँ कि ये मेरी अपनी किताब है, ये मेरी ज़िंदगी की किताब है। जी सर, ऐसे करके सारे कॉन्सेप्ट ऑफ इसका मामला चला। सर, अभी आपने जिन बातें बताई उससे ही 2 सवाल मेरे दिमाग में आए। आप प्लीज कंफर्म करिएगा ये मैं सही सोच रहा हूँ कि नहीं। आपने जो बोला ना कि जानबूझ करके मिसकंसेप्शंस को प्रॉब्लम बनाया गया, जी, तो वो जैसे एक आपने लॉज ऑफ मोशन में 3rd लॉ के लिए हॉर्स एंड कार्ट वाला एग्जांपल लिया कि जनरली लोग कहते हैं वो तो नेट फोर्स 0 हो जाएगी। तो मैंने भी पढ़ते हुए आपने सही बताया कि इस पे काफी स्ट्रगल किया जब मैं 12th में था, तो वो पढ़ते पढ़ते स्ट्रगल किया। और आज मुझे इसीलिए मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि, और मैं शायद आपकी किताब के एग्जांपल से बोलता हूँ कि चलो इस पे डूबो, उनको गलत चीज बताता हूँ। अब तो ये 0 हो गया, तो आधा 1 घंटा सोचने के लिए कहता हूँ, फिर निकलता है। तो शायद मैं उसी से सीखा हूँ ये। ठीक है, तो ये तो सर होगी कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स की बात। अब सर आते हैं जरा, अगर मैं बोलूँ कि हमारे फेवरेट एस सी वर्मा सर हैं, हमारे फिजिक्स के फेवरेट टीचर मेरे लिए तो रहे हैं, तो उनका रामायण या हम अगर अपने किसी अध्यात्म या शास्त्रों की बात करें, उनमें कोई फेवरेट कैरेक्टर रहा हो या कोई किरदार रहा हो जिससे आपने कुछ कनेक्ट किया हो कि हाँ मैं रामायण के इस कैरेक्टर के साथ कुछ कनेक्ट करके सीख पाया हूँ आज तक? वो ज्यादा तो हमने पढ़ी नहीं, ज्यादा तो ये जो सांस्कृतिक अपनी विरासत है उसकी जो पुस्तकें हैं वो मैंने ज्यादा तो पढ़ी नहीं। अच्छा तो ये होता है कि मुझे संस्कृत आती होती और मैंने जो ओरिजिनल टेक्स्ट्स हैं अपने उसको पढ़ा होता है, लेकिन क्या वो तो बहुत दूर की कौड़ी हो गई। इवन जो आप रामायण की बात कर रहे हैं, तो
राम कथा भारत में किसको नहीं मालूम है? जी। रामायण पढ़े या न पढ़े, राम कथा तो सबको मालूम है, जी। हर एक को मालूम है। और किरदार के साथ अपने को जोड़ने का जो आप कह रहे हैं, मैंने ऐसे कभी उस प्रकार से तो सोचा नहीं। क्योंकि क्या होता है ना कि दो चीज़ें होती है। कई बार लोग पूछते हैं कि आपके आइडियल कौन है, जी। आपकी इंस्पिरेशन कौन है, आपके आइडियल कौन है, क्या किसके जैसा बनना चाहते हैं। बहुत बार लोग मुझे कहते हैं कि मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ, मैं एच.सी. वर्मा के जैसे बनना चाहता हूँ, अच्छा उनके जैसा अच्छा टीचर बनना चाहता हूँ वगैरह। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें अपने भारतवर्ष की परंपरा है ही, श्रद्धा करना किसी के ऊपर, फिर उसको फॉलो करना। लेकिन मुझे लगता है कि ये हम अपने ऊपर एक लाइन खींच देते हैं कि मुझे यहाँ पे जाना है। जी। मैं वो लाइन क्यों खींचूं? जी। 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 मैं वो लाइन क्यों खींचूं? विस्तृत नभ में क्यों नहीं मैं विचरण करूं? जी। 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 क्यों मैं कह दूं कि मुझे रामचंद्र जैसा बनना है, या मुझे विश्वामित्र जैसा बनना है, या मुझे जटायु जैसा बनना है? वो लाइन में क्यों खींचूं? जी। तो इसलिए मैं ज़्यादा उस तरीके से नहीं सोचता हूँ कि हाँ ये इसका जो कैरेक्टर है मेरे को ये बहुत पसंद है, या मेरे जीवन के अंदर वो मिलता है, उसे मैच करता है, मेरे को वैसा होना है, वैसा कुछ खास नहीं। जितने भी प्रेरक प्रसंग हैं कथा के अंदर में, उन सबसे प्रेरणा लेना, लेकिन अपने रास्ते हमेशा आगे बढ़ते रहना। जी। हमेशा रास्ते, और अपने को जो हो चुका, जो है, जी सर, उससे अलग होना है ना। जी। उससे मुझे अलग होना है, तभी तो मेरी पहचान है, वरना तो मैं भीड़ का एक हिस्सा हो जाऊंगा ना। इसलिए वो अपनी पहचान खुद बनानी चाहिए, अलग पहचान बनानी चाहिए। जो करे हाँ वो जो उन्होंने किया है बहुत अच्छा किया है। जी जी जी। उसका शाश्वत महत्व है, वो समय के साथ क्षय नहीं हो रहा है, उसका शाश्वत महत्व है, राइट। लेकिन मुझे उन सब से अलग होकर के फिर से कैरेक्टर खड़ा करना है, अपना कैरेक्टर खड़ा करना है। हर किसी को ऐसा ही सोचना चाहिए। जी जी। मैं क्यों बाउंड्रीज के अंदर में? हाँ, सर आपकी इस बात से तो मैं इत्तेफाक करता हूँ। मेरा जो सवाल था थोड़ा सा शायद लैंग्वेज चेंज करके बोलता हूँ। प्रेरणा के तौर पर आप अगर बोलेंगे कि कभी आपकी लाइफ में कोई ऐसा पार्ट आया जब आपको किसी शास्त्र की आपने कोई कथा सुनी हो, वहां से मिली हो, जैसे चैलेंजिंग कोई सिचुएशन आई हो कि हाँ ये प्रेरणा इस तरह से थी कि ऐसे लग के संघर्ष करना है तो जीवन में आगे बढ़ सकते। नहीं, मैंने संघर्ष जो करने थे ना, जी जी सर, मैं वो खुद से किए। जी जी। खुद से अपने रास्ते बनाए। संघर्ष तो बहुत है, संघर्ष तो बहुत सारे हैं। जब स्कूल में पढ़ा करते थे तो उस समय में आर्थिक स्थिति बहुत ही विपन्नता में से गुजर रहे थे। तो वो एक बड़ी चुनौती थी। किताब नहीं है, स्टेशनरी नहीं है, पैरों में चप्पल नहीं है, एक तो फटी कमीजें हैं, वही पहन करके स्कूल जाना है। तो जो एक सोशल डायमेंशंस है कि सब बच्चे अच्छे साफ कपड़े पहन के आ रहे हैं, जूते मोजे पहन के आ रहे हैं, उसी क्लास के अंदर मैं वैसे जा रहा हूँ। बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। फिर घर में आकर के पढ़ो तो टेक्स्ट बुक्स नहीं है घर में पास में, जी, जो क्लास में पढ़ लिया उसके आधार पे पढ़ करना है। फिर कोई ये कहने वाला नहीं है कि क्यों पढ़ना चाहिए, और अपने को भी क्या मतलब था पढ़ने से। तो वो बहुत तरह की चुनौतियाँ रही हैं बचपन के अंदर में। आगे आने के बाद कई तरह की चुनौतियाँ, भाषा की चुनौती बहुत आई है। IIT कानपुर में MSc में जब एडमिशन हुआ 1975 में, तो यहाँ पर अंग्रेजी का इतना ज़बरदस्त प्रभाव है जी कि पहले तो कुछ मालूम नहीं होता था वो शिक्षक क्या पढ़ाते थे, कुछ भी पता नहीं, हवा ही नहीं लगती थी कि क्या। भाषा की बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन ये था कि चुनौतियाँ चाहे कितनी भी गंभीर हो, उसमें अगर मुझमें अगर दमखम है तो हम रास्ते निकालेंगे उसमें, और हमने निकाले। वो भले ही कोई भी प्रोफेसर जो पढ़ाते थे एक छोड़ करके MSc के अंदर में पहले सेमेस्टर के अंदर में,
उनका मुझको एक वाक्य भी समझ में नहीं आता था कि समझ में मतलब उसकी फिजिक्स समझ में नहीं आती हो तो बहुत बात की बात है। उनका जो भाषा जो शब्द बोलते थे और जो वाक्य बोलते थे वही नहीं पता होता था कि ये बोल क्या रहे हैं। वो जर्मन बोल रहे हैं कि फ्रेंच बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं, अंग्रेजी बोल रहे हैं, इसमें भी विभेद नहीं कर सकते थे हम। लेकिन पहले सेमेस्टर के सभी 5 कोर्सेज में हम ए ग्रेड लेकर के आए। ओके। सभी 5 सब्जेक्ट्स में हम ए ग्रेड लेकर के आए। चुनौतियाँ कितनी भी गंभीर क्यों ना हो, अगर मेरे मन के अंदर में अपने ऊपर विश्वास है, अपने ऊपर यकीन है और हम करते हैं, हमें उन नए रास्ते निकालने के लिए रिसर्च करना पड़ता है कि हम अब क्या करें, कैसे करें। इट्स ए काइंड ऑफ रिसर्च। उसके लिए कोई सेट कुछ रूल्स नहीं है कि हाँ ऐसी परिस्थिति हो तो ये करना है। परिस्थितियाँ तो कह के थोड़ी आती हैं और उनका कोई क्लासिफिकेशन कैसे आ सकती है। तो अपने को ये अपने संस्कारों में होना चाहिए। जैसी चुनौतियाँ होंगी उसके अनुसार हम आगे काम करेंगे, लेकिन हम करके दिखाएंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। तो इसलिए हमने कभी ऐसा सोचा नहीं। ऐसी परिस्थितियाँ हमने, कोई कठिन परिस्थिति आई तो मैं फिर कोई आदर्श ढूंढूं, कोई महापुरुषों ने क्या किया था ऐसी परिस्थिति के अंदर में, वो सब कुछ खास नहीं। लेकिन आप जो कह रहे हैं ना, आप जो पूछना चाह रहे हैं, उसमें आप कहें तो रामचंद्र जी का जो कैरेक्टर है रामायण के अंदर में जी, वो एक संपूर्ण कैरेक्टर है। ऐसा नहीं है कि हमेशा अब जब हम थोड़ा विवेकी हो गए हैं तथाकथित तो ऐसा नहीं है कि उनके सभी जो उन्होंने काम किए, जो उन्होंने अपने कर्तव्य निभाए, जो उन्होंने व्यवहार किया, वो मुझे समझ में आते हैं। पहले समझ में आते थे, अब नहीं आते, क्योंकि पहले हमारे पास में जितना एनालिटिक पावर था उसमें वो अच्छे लगते थे। ठीक है, अरे हाँ बहुत अच्छा। अब जो एनालिटिक पावर डेवलप हुई है इतने दिन के बाद में, तो हम दूसरी प्रकार से भी एनालिसिस नहीं ये ऐसा नहीं करना था, उनको ये नहीं करना था, वो नहीं करना था। तो है वैसे उनका कैरेक्टर काफ़ी प्रभावी, रामचंद्र जी का कैरेक्टर काफ़ी प्रभावी। अगर मेरे अपनी पर्सनल बात करूँ और मैं कंपैरिजन करूँ कि मेरे को कौन सा सबसे अच्छा लगता है, कौन सा सबसे नज़दीक लगता है, लेकिन ये मत सोचिएगा कि मैं एब्सोल्युटली मान लो। हाँ जी नहीं सर, मैं श्रद्धा पूर्वक नहीं, अपनी एनालिसिस जो है अपनी लॉजिकल रीजनिंग अभी भी यहाँ पर है। ये ठीक है सर, उसमें तो मेरे ख्याल से तो हमारे कल्चर में भी ये बोला गया कि जहाँ रीजनिंग हो तो रीजनिंग करनी चाहिए। लेकिन ये भी साथ में मैं इसको हमेशा एडमिट करता हूँ कि कई चीजें ऐसी होंगी ना, कई चीजें ऐसी होंगी जो कि मेरी अब भी जो जितनी बुद्धि अब भी जो विकसित हुई है जी सर, उसके उसके बावजूद भी मुझे वो समझ नहीं आते। अच्छा, हाँ जरूर होंगी, क्यों नहीं होंगी भाई, जरूर होंगी। मतलब देयर इज अ स्कोप ऑफ अंडरस्टैंडिंग अभी भी। अब हाँ, तो इसलिए अगर मेरे को मान लीजिए कि रामचंद्र जी के चरित्र के अंदर में कुछ कहीं पे कुछ गड़बड़ नजर आता है, डजंट मीन कि गड़बड़ है। आज लग रहा है हमें, आज लग रहा है, हो सकता है कल नहीं लगे। जब मैं और ज्यादा मेरा विवेक जो है वो सशक्त हो जाए तो शायद मैं वो उसकी अंदर की भावनाएं समझ सकूं, मालूम नहीं उसको। तो अश्रद्धा भी नहीं है, अश्रद्धा भी नहीं है, अंधश्रद्धा भी नहीं, दोनों ही नहीं। सर जैसे आप भी एक ग्रास रूट लेवल पर आप एजुकेशन के साथ जुड़े हुए हैं और थ्रू आउट, जैसे आपने आईआईटी में भी एक टीचर की तरह काम किया है और उसके बाद भी अभी आप बच्चों को यहाँ ग्रामीण इलाके में पढ़ा रहे हैं। और जितना मैं भी आपके बारे में जानता हूँ, आपसे मिला हूँ जब भी, और जितने आपके सबऑर्डिनेट्स हैं उनके साथ मैंने भी काम किया हुआ है, तो मैं आपको एक टीचर मान सकता हूँ। मैं इस चीज की एक फ्रीडम लेता हूँ आपसे कि मैं आपको एक टीचर बोलूँ। अगर एक आपकी डेफिनेशन हो तो यू आर अ टीचर, बिल्कुल सबसे सटीक डेफिनेशन। और एक फिजिक्स टीचर बोल दूंगा तो वो स्पेसिफिक हो जाएगा, लेकिन मैं एक टीचर बोलूंगा। तो एज अ टीचर मैं अगर आपसे पूछूं कि कुछ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स हम लोगों को सुनने को मिलते हैं, मैं कोट अनकोट बोलूंगा क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही एक न्यूज में रिपोर्ट आई कि लखनऊ के एक टीनेजर बच्चे ने, उसकी माताजी ने उसे पबजी खेलने से मना किया, वो दिन भर खेल रहा था,
तो उसने घर पर रखी एक रिवॉल्वर से हथियार से उनके ऊपर गोली चलाई और उनकी हत्या हो गई। वहीं पर वो माताश्री नहीं रही उनकी। तो ये काफी अनफॉर्चुनेट इवेंट है। और इसको लेकर के हम अपने समाज के ऊपर, क्योंकि वो बच्चे देखा जाए तो उसकी अपब्रिंगिंग या जो भी था, हम ये बोले कि बहुत गलत परिस्थितियों में रह रहा था बच्चा, कि नहीं कुछ खाने पीने को नहीं है या ऐसी कोई परिस्थिति भी नहीं है कि बचपन से गलत सिखाया गया हो। लेकिन ऐसा उत्तेजना या ऐसी स्थितियां हमारे जो बच्चों के अंदर इस तरह से न्यूज पढ़ने को मिलती है, तो कभी कभार सवाल आता है कि एज अ टीचर, एज अ पेरेंट या एज अ स्टूडेंट या एज अ एजुकेशन सिस्टम हम कहाँ गलत जा रहे हैं। क्या हम कुछ ऐसी चीज है जो मिस करते जा रहे हैं कि बच्चों को सुविधाएं सुख तो सब मिल रहे हैं, लेकिन एक एजुकेशन का जो रीढ़ है वो शायद हम मिस करते जा रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो तो बड़े सिस्टमेटिकली किल किया गया है, क्योंकि हमारी संस्कृति, भारत का इतिहास बहुत अलग किस्म का है। भारत का जो डेवलपमेंट भारत में हुआ है, सोशल डेवलपमेंट, वो अलग किस्म का है। हमारे यहाँ आपने कभी नहीं सुना होगा कि कोई ऐसा आविष्कार किसी वैज्ञानिक ने किया जिसका कि प्रकृति के शोषण के लिए उपयोग किया। जो सभी लोग कहते हैं विज्ञान अभिशाप है या वरदान है, हमारे यहाँ जितनी भी चीज़ें डेवलप हुई हैं 11वीं उसके बाद से तो फिर पॉलिटिकल बैकग्राउंड हो गया कि आगे कुछ हुआ नहीं, लेकिन 11वीं शताब्दी तक कितना मेटलर्जी हम लोगों ने डेवलप किया, कितना इंजीनियरिंग हम लोगों ने डेवलप किया। जी जी जी। लोहे का स्मेल्टिंग जो है वो हमारा कॉटेज इंडस्ट्री हुआ करता था। जी जी। बैलगाड़ी पे धर्मपाल जी की किताब अगर आप पढ़ें, द ब्यूटीफुल ट्री करके, तो बैलगाड़ी के ऊपर पूरा संयंत्र है आयरन का, ओर का लेकर के वहाँ से स्मेल्टिंग करके उसमें से आयरन पिघल करके निकल रहा है, जिससे लोग उसके बना रहे हैं, अपने उपकरण बना रहे हैं। पोर्टेबल बैलगाड़ी के ऊपर पूरी उसकी भट्टी शट्टी है। अच्छा। तो इतना हमारे यहाँ विकास हुआ है टेक्नोलॉजी का, इतना हमारे यहाँ विकास हुआ साइंस का। केरला स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स के अंदर में कितना बना है। मैथमेटिक्स की तो हमारी बड़ी पुरानी परंपरा है, एस्ट्रोनॉमी की हमारी इतनी पुरानी परंपरा है। जी। इतना साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कभी दुरुपयोग हुआ क्या? हाँ जी। कभी दुरुपयोग हुआ क्या? कभी दुरुपयोग नहीं। तो हमारे यहाँ हमेशा संस्कार, हमारे यहाँ हमेशा धर्म और हमारे यहाँ हमेशा प्रकृति, ये सब कुछ एक साथ चले। जी। ये डिपार्टमेंट नहीं बने हुए हैं कि ये पोल्यूशन मैनेजमेंट का ये डिपार्टमेंट है और कुछ लोग हैं जो कि उस पर काम कर रहे हैं और कुछ लोग हैं जो कि कंजर्वेशन ऑफ सॉइल के ऊपर। हमारे यहाँ सब कुछ इतना इंटीग्रेटेड है कि वो रोम रोम में बसा है, हर एक आदमी के इसमें बसा है। एक रिक्शा वाला जब रिक्शा चलाता है और सवेरे पहले उसकी बोहनी होती है, जी, तो उसको जो मिलना है, सिक्का मिलेगा या नोट मिलेगा, जो भी होगा, वो हैंडल पे छुआ करके माथे पर लगा करके ईश्वर का आशीर्वाद समझ करके तब फिर आगे बढ़ते हैं। वो एक रूटीन का पार्ट है। रूटीन का पार्ट है। तो हमारे यहाँ केवल कुछ इंटेलेक्चुअल्स को मालूम है कि यहाँ कंजर्वेशन क्या होता है, नेचर क्या होता है, सोसाइटी क्या होता है। नहीं, वो है पूरे समाज के अंदर में जी। और उसको एक वो धर्म का आवरण दिया गया। अब दो प्रकार का है, एक तो है कि भाई आप धार्मिक आपको होना चाहिए, ईश्वर के प्रति आपकी भक्ति होनी चाहिए, ईश्वर के प्रति आपका समर्पण होना चाहिए, जो कुछ है सो उनका दिया हुआ है, जो उनके आशीर्वाद से चल रहा है। तो एक तो वो चीज़ उस प्रकार से चलती है कि हाँ भाई ऐसा। दूसरा होता है कि कोई कहता है किसी को मैंने सड़क पे गिर गया और मैंने उसको उठा दिया और फिर वो कहता है अरे भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी मदद की। तो हम कहते हैं ये तो मेरा धर्म था। सही कह रहे हैं। वहाँ पे ईश्वर नहीं है, वहाँ पे ईश्वर नहीं है, वो कर्तव्य है। ये तो मेरा धर्म था, ऐसे बोलते हैं ये तो मेरा धर्म है। पत्नी धर्म तो पति धर्म, उसमें कहाँ ईश्वर है जी। पुत्र धर्म, उसमें कहाँ ईश्वर है। तो हमारे यहाँ वो धर्म को इस प्रकार से रचा गया, पूरे सोशियोलॉजी डेवलप हुई है हमारे यहाँ की, वो ऐसी डेवलप हुई है कि वो सारा धर्म जो है वो ईश्वर भी है, धर्म जो हमारा कर्तव्य भी है, धर्म जो हमारा संस्कार भी है।
फिर प्रकृति के साथ इंटीग्रेशन। हमारी जो फिलॉसफी हुई कि साहब कण कण में भगवान है जी। अब कण कण में भगवान है तो अब कण कण से आप श्रद्धा कीजिए, और उसको हमने इम्प्लीमेंट भी किया अपने जीवन पद्धति के अंदर में। हमने पेड़ों की पूजा की, हमने पत्थरों की पूजा की, हमने नदियों की पूजा की, हमने हवा की पूजा की। हमने हवा का भी हमारा देवता है और पानी का भी हमारा देवता है, हर चीज, अग्नि का भी हमारा देवता है। तो ये जो अपने यहाँ की परंपरा रही है कि शिक्षा संस्कार युक्त शिक्षा जी, मतलब इंटीग्रेटेड ऑफ एवरीथिंग। हाँ, सबको साथ में लेके चलना। हाँ, जी। और धर्म के आधार के ऊपर कर्तव्यों का निर्धारण। जी। और हम क्या कहते हैं ना, वो अष्टादश पुराण है, वो सब मिला करके एक ही सूत्र निकालते हैं कि सारे जितने उपनिषद और ये सब पुराण है, अंत में उनका एक ही सार है कि परोपकाराय पुण्याय और पापाय परपीड़नम। आप दूसरे का उपकार करो पुण्य, और किसी को आप दुख देते हो, किसी को पीड़ा देते हो, तो फिर वो पाप। जी। ये जो सेंट्रल फिलॉसफी हमारे सिस्टम के अंदर में थी, कहीं पर आकर के ब्रिटिश काल में खास करके थोड़े डिसोरिएशन तो शुरू हो गए जब मुगल इस आक्रमण हुए और वहाँ से सारे लोग लड़ाई, पॉलिटिकल इन्वेजन शुरू हुए। हाँ, लड़ाई भिड़ाई के अंदर में सब व्यस्त, पावर गेम शुरू हुए जब, लड़ाई भिड़ाई में सब व्यस्त हो गए। तो ये सब जो डेवलपमेंट था, कल्चरल डेवलपमेंट, स्ट्रेंथ ऑफ द सोसाइटी, यूनिटी इन सोसाइटी, ये सब जो था वो थोड़ा कमज़ोर पड़ा। फिर वहाँ से रिचुअल्स हावी होना शुरू हो गए, फिर वहाँ से विकृतियाँ आने शुरू हो गई, चला। बट स्पेशली जहाँ एजुकेशन सिस्टम का मामला था, जो एक बहुत बड़ा टूल था लोगों को जोड़ने का, संस्कारित करने का, वो करप्ट हो गया ब्रिटिश काल। अनफॉर्चुनेटली ब्रिटिश काल जाने के बाद भी उसका रिवाइवल नहीं, अनफॉर्चुनेटली। उस समय में कोई ये नहीं पूछता था मुझे अगर कुछ आती है, मुझे अगर कोई ज्ञान है, चाहे वो आयुर्वेद का ज्ञान है, चाहे वो भाषा का ज्ञान है, या किसी भी चीज़ का अगर मेरे को ज्ञान है, तो मेरा एक आश्रम बनता है, उस आश्रम में स्टूडेंट्स आते हैं, गुरुकुल बनता है, रहते हैं, हम उसको उस विधा के भाई ट्रेन अप करते हैं। उस समय मुझे कोई ये पूछने के लिए नहीं आता है कि आपके पास 2 एकड़ की जमीन नहीं थी, आपने स्कूल कैसे खोल लिया। ये अंग्रेजों का लाया हुआ है। मेरे पास एक छोटा सा घर है, लेकिन मगर गांव में मेरी शिक्षा नहीं है, और मेरे पास छोटा सा घर है, और मैं चाहता हूँ कि मेरे गांव के बच्चे जो हैं वो पढ़े, मैं पढ़ा हुआ हूँ जहाँ भी पढ़ के आया हूँ। और मैंने अगर उन बच्चों को बुला करके पढ़ाना शुरू कर दिया, यहाँ पे एक स्कूल सिस्टम खड़ा कर दिया, यहाँ पे अपने घर की जगह हमने जगह इस्तेमाल की है, बरामदा इस्तेमाल किया है, मैदान, आंगन, दालान इस्तेमाल किया है, तो आज की तारीख में वो अपराध है, लीगल एक्शन होगा उसके ऊपर। आपने बिना मान्यता बोर्ड से, किसी बोर्ड से बिना मान्यता लिए हुए आप कैसे पढ़ाते हैं। ये ब्रिटिश शिक्षा सिस्टम शुरू हुआ। अभी भी आप CBSE से, किसी बोर्ड से अगर आप मान्यता चाहते हैं, इवन स्टेट बोर्ड से आप मान्यता चाहते हैं, तो इतने कमरे होने चाहिए, 500 वर्ग फीट का, उसके अंदर में हर एक कमरे में स्पेस होना चाहिए, प्रिंसिपल रूम अलग होना चाहिए, लाइब्रेरी रूम अलग होना चाहिए, बच्चों के खेलने की व्यवस्था होनी चाहिए, बच्चों के पानी पीने की व्यवस्था होनी चाहिए, अग्निशामक यंत्र लगा रहना चाहिए, 1000 रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखते हैं। तो वो जो ब्रिटिश काल के अंदर में, और शिक्षा को सेक्युलर बनाया गया, ईश्वर की बात नहीं करनी है, धर्म की बात नहीं करनी है, तो जो हमारा कर्तव्य वाला एस्पेक्ट था ना, हमारे मन में जो एक कर्तव्य का एस्पेक्ट आता था शिक्षा से, वो भी खत्म हो गया। प्रोफेशनलिज्म हो गया उसमें एक तरह से, मतलब नहीं, हमें रूट से काटा गया। अच्छा। वो हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी दुनिया में। हमारी जो यूनिक स्ट्रेंथ थी वो ये थी कि हमारा जीवन इतना समग्र जीवन था, और हमारा जीवन इतना सुसंस्कृत था कि हम किसी की बुराई करना सोच नहीं सकते थे जी। हम किसी की बुराई करना सोच नहीं सकते थे। हम हमेशा सहयोग के साथ चलने वाली हमारा जीवन रहा है। वो हमारी स्ट्रेंथ थी। उसी स्ट्रेंथ के कारण हम इतनी उन्नति कर रहे थे। कॉपर, इसका जिंक मेल्टिंग का आप देखो, जिंक मेटलर्जी अभी हाल में शुरू हुई है यूरोप के अंदर।
और हमारे यहाँ कब से बर्तन आते थे और उसके नहीं, जिंक मेटलर्जी अलग है, कॉपर की मेटलर्जी और आयरन की मेटलर्जी अलग है। जी, जी। वो बाकी की दुनिया में भी बहुत जगह पर आयरन और जी। कॉपर की मेटलर्जी Correct, होती है, correct। हमारे यहाँ भी होती रही है, उनके यहाँ भी होती रही है, लेकिन जिंक की मेटलर्जी इज द टफेस्ट। अच्छा, मतलब आयरन और कॉपर की ग्रीक सिविलाइजेशन में भी थी। हाँ जी। हाँ, तो अब लोगों ने जिंक सीखा है जी, कुछ 100 साल पहले। जी जी जी। ओके, और हमारे यहाँ जिंक की मेटलर्जी मिलती है कुछ 7000 ईयर्स में, और एक्सकेवेशन की बात है, तो वो पुराणों में क्या लिखा है वो से हम कभी कभी रेफरेंस नहीं लेते। जी जी जी। और वो हमारे वेदों में, हमारे इसमें ऋग्वेद में उसकी चर्चा है, तो वहाँ से हम कभी रेफरेंस नहीं लेते, क्योंकि हमें संस्कृत आती नहीं, हम ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ नहीं सकते, जी। और इसलिए लोग क्या उसको पढ़ करके बोल रहे हैं उस पर हम यकीन करेंगे नहीं। जी जी जी। लेकिन जो एक्सकेवेशंस हैं आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के, जो एक्सकेवेशंस है, और वहाँ से जो उन्होंने कंक्लूजन्स अपनी साइट पर लिखे हैं, अपनी किताबों में लिखे हैं, उनकी जिन्होंने किए हैं वो एक्सकेवेशंस, उनके अपने जो लेक्चर्स हैं, टॉक्स हैं, अब वहाँ से चीज़ें उठाओ, तो हमारा इतना विकास इसलिए हुआ था कि हमारी वो एक यूनिक स्ट्रेंथ थी कि धर्म, कर्तव्य, सोसाइटी, ये सब हमारे मतलब डेप्थ थी हमारी पढ़ाई में, मतलब लाइफ के एक एक एस्पेक्ट को इंक्लूड किया गया था उसमें। अब वो ब्रिटिशर्स ने खाली अंग्रेजी शिक्षा जी, और उसको चर्च में और बड़ा वो था, साइंस में और चर्च में बड़ा विरोधाभास था उनके यहाँ, हमारे यहाँ कभी नहीं था उस तरीके का, वो सिस्टम यहाँ लगा दिया। तो जो धर्म संस्कृति की बात करें, उनके साथ में जो एजुकेशन सिस्टम है वो 36 का आंकड़ा रखे, जी जी जी, ये सिस्टम चला लिया, और इतने 100 साल चला लिया, तो हमें भी वही समझ में आने शुरू हो गया। और स्वतंत्रता के बाद भी हम उसी को फॉलो करते हैं। तो जो हमारी स्ट्रेंथ से मुझे छीन गई, अब हमको किसी की पीड़ा के अंदर में, मन में पीड़ा हो, हमारे जीन्स अब उसको भूल गए, वो भूल गए, और इसके कारण से वो अपना सुख, तात्कालिक सुख, मुझे क्या अभी, क्या तुरंत क्या मिल जाए, इतने सारे क्रेडिट कार्ड हो गए, इतने सारे EMI हो गए, अभी तुरंत मेरे को मिल जाए और तत्काल में मिल जाए, और सोचते हैं कि सुख है, वो सुख है कहाँ सोचते हैं कि सुख है कहाँ, लेकिन फिर भी जिसको भी वो सुख समझते हैं, प्रतीक्षा नहीं कर सकते हैं, धैर्य नहीं है, तो जनरेशंस में डिटोरिएशंस हो रहा है। तो बच्चे का तो उसी, तो पूरा जो अपना सिस्टम है वो उसमें 100 साल गुजर गए, कई 100 साल, 300 साल करीब गुजर गए, 200-300 साल गुजर गए, तो धीरे धीरे करके हमारा वो सब पॉल्यूट हो गया, तो वो प्रॉब्लम। तो अब एज ए टीचर हम इसको यही देख सकते हैं कि ये अब NEP वगैरह आई है, लेकिन बहुत उम्मीद नहीं है मुझको NEP वगैरह से। हालांकि NEP के अंदर में उन्होंने बहुत फोकस किया है कि इंडियन नॉलेज सिस्टम जो है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, हाँ, जो अपग्रेडेशंस की बात आ रही है, तो उसमें उन्होंने बहुत फोकस किया है कि जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है उसको प्रमुखता के साथ में सामने लाया जाए एजुकेशन सिस्टम के अंदर। जी। तो अब देखो क्या बनता है, क्या नहीं जी, बनता है, बट ये सोसाइटी है ना, उसका एक टाइम स्केल हमेशा 100 of years में होता है। यू डोंट एक्सपेक्ट एनी चेंज इन 6 months, 6 years, 10 years, 20 years। करेक्ट। अभी मैं क्या बातें कर रहा हूँ, 11वीं शताब्दी में ये होता था, तो 3000 साल BC के अंदर में ये होता था, तो ये 200 साल लग गए, 200 साल हो गए, अंग्रेजों ने हमें पोल्यूट किया। ये सारी बातें वो 100 साल के टाइम स्केल में होती है। करेक्ट। तो डोंट एक्सपेक्ट कि इस परिस्थिति के अंदर में कोई सुधार होने वाला है अगले 10 साल के अंदर में। जी। आप नहीं पिलाओ, कुछ भी करो, कुछ भी, बट प्रयास करते रहना पड़ेगा। जी, भले ही 500 साल के अंदर में सिचुएशन फिर से हम अपनी पुरानी लेकर के आए, तो 500 सालों तक लोगों को काम करना पड़ेगा। जी। और कुछ नहीं हो सकता, इतना हमने किया कुछ नहीं हुआ, तो 40 साल हमने अपनी जिंदगी के लगा दिए, फिर तो वैसा का वैसा ही है, समाज तो वैसा ही का वैसा ही है, छोड़ो कुछ नहीं हो सकता, तो वो 500 साल का फिर 5000 साल बनेगा। जी। तो इसलिए वो काम करते रहना पड़ेगा, अनवरत काम करते रहना पड़ेगा। ऐसे लोगों को जो भी इस सारी एनॉमलीज के बावजूद भी जो लोग अभी भी भारतीय संस्कारों के साथ जुड़े हुए हैं,
जी। वो उनका काम होगा कि यस उसको जिंदा रखें, उसको करते रहें और चलता रहे अनवरत, कहीं ना कहीं पे इतिहास फिर लिखेगा। मतलब द वर्क दैट वी आर डूइंग दैट इज बियॉन्ड आवर एक्सिस्टेंस, वी हैव टू वर्क लाइक दैट, कि हमें ये नहीं सोचना है कि इसका कब इसका रिजल्ट आएगा, बट हमें करना है। तो सर ये जो ये इसी बात पे शुरू करता हूँ कि ये जो जिस थिंकिंग की हम बात कर रहे हैं कि हमें वर्क करना है विदाउट थिंकिंग कि इसका रिजल्ट मेरे सामने तो कभी आएगा नहीं, क्योंकि जैसे आपने बोला कि 100 के या 50 ईयर्स के या 200 ईयर्स के स्केल में चीजें चेंज होती हैं, लेकिन अब मैं अगर आज के टाइम पे आज के दौर पे मैं हूँ, मुझे अगर मेरी जिंदगी इस कुछ 50-60 साल की जिंदगी है, तो इन सालों में मेरा तो काम है ना अपने सही डायरेक्शन में काम करना। इसके लिए एज अ टीचर आप हम लोगों को क्या एडवाइस देंगे, हम अपने बच्चों को इस डायरेक्शन में कैसे मोटिवेट करें? हाँ, जितना कर सकते हैं करें ना, और हर किसी को अपनी अपनी राहें खुद चुनिए जी। डोंट एक्सपेक्ट एनी एडवाइस और गाइडलाइंस जी, बट द सेंट्रल थीम इज शुड बी क्लियर। सेंट्रल थीम शुड बी क्लियर कि हमारी भारतीय जीवन पद्धति जो है, हमारे जो भारतीय संस्कार हैं वो सुदृढ़ होने हैं। कैसे होने हैं, एवरीवन विल डिसाइड हिज और हर ओन कोर्स। सर एक बार इस लाइन को जो आपने बोला भारतीय जीवन सुदृढ़ होना, हमारी ऑडियंस के लिए थोड़ा सिंपलीफाई करके बता देंगे? मैं समझ गया आपका मतलब, ऑडियंस के लिए जैसे अपने भारतीय जो जीवन पद्धति रही है, जैसे हमने कहा कि हम प्रकृति के साथ कंप्लीट इंटीग्रेशन है, नॉट दैट कि हम प्रकृति का रेस्पेक्ट करते हैं, वी आर पार्ट ऑफ द नेचर, वी आर पार्ट ऑफ द नेचर। हमारे यहाँ जो कण कण में भगवान की कल्पना करी गई है, तो वो जो है कि एक पूरा ये जो सोसाइटी है, पूरी ये जो सृष्टि है, सजीव निर्जीव एनिमल्स प्लांट्स हर चीज, वो सब एक यूनिट है और हम उस यूनिट के पार्ट हैं, हम बाहर के नहीं हैं, हम उस यूनिट के पार्ट हैं। जैसे हमारा शरीर है और हाथ पैर उंगलियां नाक कान सब उसके पार्ट्स हैं, उस प्रकार से ये जो सृष्टि है, इस पूरी सृष्टि के हम पार्ट हैं। हमारा विकास जो होगा वो तभी होएगा जब पूरी सृष्टि का विकास होगा, और अगर पूरी सृष्टि का विकास नहीं हो रहा है और उसके अंदर में एनॉमलीज आ रही हैं, उसके अंदर में स्ट्रगल्स हो रहे हैं, उसके अंदर में टेंशन्स हो रहे हैं, तो हमारा विकास नहीं होने वाला है। आज मुझे लगता है कि अगर चलो हमने अपने पावर का उपयोग करके और ये चीज़ प्राप्त कर ली अपने लिए, दूसरों को नहीं मिली, हमें मिली, वो नहीं है, वो आपका विकास नहीं है, वो क्षणिक सुख है, वो क्षणिक सुख भी नहीं, उसकी मरीचिका है केवल। तो अपने यहाँ का ये जो समझो बहुत केंद्रीय चिंतन है कि हम पूरी सृष्टि के अंग है, वी आर पार्ट ऑफ इट, और पूरा सृष्टि एक है, पूरा सृष्टि एक है, क्योंकि हर कण के अंदर में भगवान का वास है जी, राइट। तो वो भगवान शब्द में हमें जाने का उसमें जरूरत भी नहीं है उस ढंग से, और वो लेकिन है कि यस इट इज वन सिंगल यूनिट जी, ये चीज लेकर के जाना, और इसीलिए फिर आप कभी किसी को पीड़ा नहीं कर सकते जी। आप हमेशा सोचोगे मेरा भी उत्थान हो, इसका भी उत्थान, इसका भी उत्थान। ये संस्कार बच्चों के अंदर में देना, ये संस्कार खुद से जीना, हम खुद से नहीं जिएंगे तो बच्चों को कैसे दे सकते बल जी। तो अगर एज ए पेरेंट्स, एज ए एल्डर्स, ये मेरा कर्तव्य बनता है कि हम सबसे पहले अपनी भारतीय मूल्यों को जानें जी, मूल्यों को महसूस करें और उसके अनुसार अपना जीवन चलाएं। और उसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होता है कि हम दरिद्रता में रहें, हम ऐश नहीं करें, हम एसी न चलाएं घर के अंदर में, हम कारों में ना घूमें, वो नहीं होता है। लेकिन हम फालतू का पेट्रोल नहीं जलाएं, हम फालतू का पानी बर्बाद न करें, जिसको जो नहीं पढ़े हैं उनको हम पढ़ाएं, जो निर्धन है और उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, मेरे पास अगर है तो हम उसको हाथ पकड़ हैंड होल्डिंग करें उसका। तो ये जो भारतीय संस्कार है, वो मूल हमारी जो जीवन शैली है, सदियों से शास्त्राब्दियों से जो चली आ रही है, जिसमें थोड़ा विकार आ गया है, लेकिन कोई बात नहीं है, वो तो छोटा छोटा रिपल्स है। 200 साल पे आया है विकार, तो अगले 200 साल में ठीक भी हो सकता है कोई बात नहीं है, यहाँ लोगों को लगे रहना चाहिए, वैसा जीवन हम खुद जिए।
और हम वैसा जीवन जिएंगे तो हम हमें देख करके और हमारे संपर्क में आने वाले जो हैं हमारे घर के बच्चे हैं और लोग हैं वो वैसा जीवन जिएंगे। ये ज्योति जलती रहनी चाहिए। जी काफ़ी कुछ सर अपने एजुकेशन का तो इसी अपने वाक्य में सब कुछ बता दिया, लेकिन एक बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन है मेरा। जैसे हम लोग आज के टाइम पे जो हमारी मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है, सो कॉल्ड मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, जिसको हम बोले चाहे ब्रिटिश की वजह से हमारे यहाँ ही है, चाहे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद से उन्होंने इम्पार्ट किया है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, उसमें क्या है कुछ सब्जेक्ट्स हैं, आप इंग्लिश पढ़ लो, हिंदी पढ़ लो, लैंग्वेज पढ़ लो, गणित पढ़ लो, फिजिक्स या साइंस पढ़ लो, एसएसटी पढ़ लो, ये सब्जेक्ट्स हो गए। और अभी जो लेटेस्ट हो गया कि कंप्यूटर एजुकेशन एक ज़रूरी कर दी गई है हर एक के लिए आज के एम्प्लॉयबिलिटी को देखते हुए। तो आपका क्या मानना है, जैसे ये चीज़ आपने जो बताई इसके मूल को मैं समझ रहा हूँ, मैं उससे थोड़ा बहुत समझने की कोशिश कर रहा हूँ, अब इसको अगर एक एजुकेशन सिस्टम में फिट करना हो तो हम क्या एक अलग से, आपका क्या विचार है कि अलग से एक सब्जेक्ट होना चाहिए मोरल्स के ऊपर या अध्यात्म के ऊपर, कि जैसे पहले तो हमारे भारत, आपने बताया कि भारतीय पद्धति में ये होता था कि हर सब्जेक्ट में ही वो हमारा सबकॉन्शियसली जुड़ा होता था कि हम अध्यात्म के साथ जुड़े हुए हैं, विज्ञान की बात भी कर रहे हैं तो भी अध्यात्म से जुड़ के कर रहे हैं, हम अगर सब किसी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो भी अध्यात्म से जुड़कर कर रहे हैं। लेकिन अब क्या है कि सब्जेक्ट्स को अलग अलग कर दिया गया है, वो प्रोफेशनली एक स्टडी करने की बात हो गई है, नॉलेज लेने की बात हो गई। तो अब आज के टाइम पे आप अगर एग्जैक्ट कोई बताना चाहो कि इस चीज से करा जाए, शुरुआत कैसे की जाए इस चीज की, अध्यात्म को लाने की उसमें? नहीं आप कहानियां सुनाओ, कुछ मत करो जी, आप उसका कर दो, आप अलग सब्जेक्ट कर दो जी, लेकिन उस अलग सब्जेक्ट में आप फिलोसफी मत बताओ जी, आप स्टोरीज बताओ, जस्ट स्टोरीज, ऐसे हुआ था। उपदेश नहीं देना। ओके, उपदेश, जब उपदेश दिया जाता है तो वो बेकार हो जाता है जी, बिल्कुल बेकार हो जाता है। उपदेश ग्रहण करना उसके लिए बहुत श्रद्धा की जरूरत है जी। अगर मेरी श्रद्धा होगी तभी हम किसी का उपदेश ग्रहण करेंगे, वरना हम नहीं करेंगे। मैं तो जैसे सारे सब्जेक्ट है बच्चों के लिए वो भी हो जाएगा, उसको भी याद करके अच्छा इसमें ऐसा लिखना है, इसमें ऐसा करना है, लेकिन आप उनको स्टोरी सुनो तो अच्छी सुंदर स्टोरी जो अपनी, और इतना रिच है अपना साहित्य है, इतना रिच है कि आप उसको स्टोरीज छोटे बच्चों में आप काम अगर करते हो तो आप उनको कथाएं सुनाओ, जो भी है दधीचे की कहानी है तो फलाने की है, तमाम प्रकार के आप जो मोरल वैल्यूज देना चाहते हैं आप बताओ मत कि ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, लेट देम कंक्लूड, लेकिन वो उसके पास जाते रहे, फ्लक्स उसके ऊपर पड़ता रहे जी, फ्लक्स उसके ऊपर पड़ता रहे हमेशा जी। तो सर एक्चुअली यहीं से स्टार्ट करते हैं, मतलब जैसे हमने जो आपने बताया ना कि स्टोरी सुनाओ, इसी को ग्राउंड लेवल पे या इसी को हम लोगों ने रीजन मानते हुए जो रामायण फेस्ट शुरू किया था, इसी को ध्यान में रखते हुए किया कि एटलीस्ट इसी बहाने हम बच्चे, पेरेंट्स और टीचर उन स्टोरीज से रूबरू होंगे। उन्होंने, बच्चों ने कोई कैरेक्टर सिलेक्ट किया कि मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है स्टेज पे, तो वो इसी बहाने किसी ना किसी स्टोरी से रूबरू होंगे। लेट्स से किसी बच्चे ने बोला कि मुझे अंगद बनना है, अब वो अंगद की थोड़ी हिस्ट्री पढ़ेगा, क्यों उसी को सिलेक्ट किया गया वहां जाने के लिए। तो ये हम लोगों ने सोच के ही किया कि ऐसे ही बच्चों को और पेरेंट्स को मोटिवेशन मिलेगा। बहुत ही अच्छा है जी, बहुत। तो सर आपसे यही चाहूंगा कि इस फेस्ट के बारे में आपका क्या सोचना है और आप क्या बताना, क्या मैसेज देना चाहेंगे पेरेंट्स और बच्चों को? नहीं, बहुत अच्छा है ना, वो तो जो मैं कह रहा हूँ कि जो अपने भारत की मूल संस्कृति रही है उसके साथ में हम अभी भी अपने को जोड़ना है, अपने को हम थोड़ा कट गए हैं, हमें जोड़ना है अपने को। और मैंने भी ग्रंथ नहीं पढ़े जी, मैंने भी ग्रंथ नहीं पढ़े, मैंने भी कहानियाँ ही नहीं जी। तो ये जो कथा की विधा है जी, ये बहुत शक्तिशाली है। अरे अभी जो आपके सीरियल्स, एकता कपूर के सीरियल्स देखते हैं लोग, पता है सबको कि किसी ने बैठ करके लिखा है जी, इन कैरेक्टर्स के अंदर में कुछ भी नहीं है, अभिनय है, फिक्शियस है, सबको मालूम है कि ये इसकी शूटिंग होती है, किसको नहीं पता है। लेकिन लोग कितना जुड़ते हैं उन कैरेक्टर्स के साथ में, मेंटली कितना जुड़ते हैं, इमोशनली कितना जुड़ते हैं। हाय ये विलेन आ गया, अब ये जरूर कुछ गड़बड़ करेगा जी, कितना वो चिंता होती है कि अब ये जरूर कुछ गड़बड़, रोजमर्रा की बातचीत का हिस्सा हो जाता है ये। हाँ, तो वो कथा की विधा ही ऐसी है कि उससे व्यक्ति जुड़ता है, बहुत जबरदस्त जुड़ता है।
तो इसलिए इस माध्यम से अगर आप अपने भारतीय संस्कारों को जिंदा करते हैं और उनको आप प्रोपेगेट करते हैं, उनको आप लोगों के जहन में डालते हैं, तो अच्छा प्रयास, बहुत अच्छा प्रयास है। आई एम ऑल फॉर इट। जी, थैंक यू वेरी मच सर। एंड सर द वेरी लास्ट रिक्वेस्ट फ्रॉम यू, आप एक बार कोई भी चौपाई, कोई भी श्लोक जो आपके दिमाग में आ रहा हो, वो मत बोलो। अभी सर आपने बोला था बात करते करते, उसी का थोड़ा सा संदर्भ बच्चों को समझाना चाहे तो समझा। वो मत करो। जी जी, मैं न्याय नहीं कर पाऊंगा जी, मैं न्याय नहीं कर पाऊंगा। ओके, तो थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हम सबको प्रेरणा देने के लिए। और मैं तो हमेशा आपका एक फिजिक्स का स्टूडेंट रहूंगा। थैंक यू।